एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग आज सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र का चैप्टर 1 उसकी हम तैयारी करने जा रहे हैं। क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहे हैं तो हमें तैयारी अच्छी तरीके से करना है। तो इस चैप्टर की रीड करने की बात है तो हमें बिल्कुल रीड नहीं करना है। अगर आप इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझते हैं और नोट करते हैं तो आपको इस चैप्टर को रीड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चैप्टर काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं इस सब्जेक्ट में। तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्न उत्तर के जरिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो बने रहे वीडियो के साथ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 है जिसका नाम है समाजशास्त्र एवं समाज। सबसे पहले हम जानते हैं अति लघु प्रश्न उत्तर। पहला क्वेश्चन है, समाज के 4 आवश्यक तत्व के बारे में बताइए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लाइन, समाज के 4 तत्व होते हैं। 4 तत्व हैं, 4 तत्व की बात की है, 4 तत्व हमें बताना है। चलिए, तो पहला है, समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है। समाज में सभी प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब। दूसरा, समाज मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है। मतलब कि समाज मनुष्य में नहीं होता है, जीव जंतु में भी होता है। जैसे उनमें भेद होते हैं, जैसे कि पशु में पैरोट है, हंस है और चिड़िया हैं। तो इनमें भी क्या होता है, समाज होता है। तो यानी समाज मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है। तीसरा, समाज में समानता और असमानता होती है। समानता कैसे, चिड़िया का बच्चा चिड़िया जैसा। और असमानता कैसे, चिड़िया अलग है और जो पैरोट है वो अलग है। अब देखिए 4 वाला, समाज में संयोग और संघर्ष होता है। मतलब कि उनमें एकता भी होती है और संघर्ष होता है। संघर्ष कैसे, खाना पीना करते हैं ना, वो ढूंढने की कोशिश, और हम जो है काम क्या करते हैं, नौकरी क्या करते हैं, बिजनेस। तो ये हो गया संघर्ष, जीवन यापन करने के लिए जो संघर्ष करते हैं। तो ये हमारे 4 पॉइंट हो गए हैं समाज के। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, व्यक्तियों के समूह को समाज नहीं कहते हैं, तो समाज किसे कहते हैं। अब ये लाइन कट सकती है जो शुरुआत की है, व्यक्तियों के समूह को समाज नहीं कहते हैं, समाज कहते हैं। मतलब इसमें यही हमें बताना है कि समाज कैसे कहते हैं। तो स्पष्ट रूप से समाजशास्त्र में समाज शब्द का प्रयोग किया गया है। तो उसका तात्पर्य व्यक्तियों का समूह ना होकर उसके बीच पाए जाने वाले संबंधों की विशेषता से है। जो व्यक्तियों के बीच जैसा संबंध होगा, व्यवहार अच्छा होगा, बोलचाल सही होगा, तो इनसे समाज का जो है निर्माण होता है। ठीक है, चलिए तीसरा है समाज की परिभाषा। वो है समाज किसे कहते हैं, समाज की परिभाषा। तो इसमें जो कुछ वैज्ञानिक है, लेखक हैं, कई सारी परिभाषाएं हैं। ऐसा नहीं है कि आपको यही याद करना है जो मैंने यहाँ पर लिखी है र्यूटर के अनुसार। तो ये जो है सिंपल है ना, इसलिए मैंने लिखी है जिससे कि आपको अच्छे से याद आए, जल्दी से आप याद कर सकें। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में ऐसी परिभाषा में याद रखनी चाहिए। र्यूटर के अनुसार क्या है समाज की परिभाषा, समाज एक अमूर्त शब्द है जो एक समूह के 2 या अधिक सदस्यों के बीच स्थित पारंपरिक सामुदायिक जटिलता का बोध कराता है। जो हमने जस्ट अभी पढ़ा है, संबंध पाए जाते हैं अच्छी, तो वही है। ठीक है, 4 देखिए, ये एक समाज और समाज में 4 अंतर। एक समाज और समाज दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, ऐसा एक नहीं समझना आप, दोनों अलग अलग हैं। एक समाज लिखा भी है अंतर। तो देखिए एक समाज क्या होता है और समाज क्या होता है, एक एक पॉइंट है, हम जानेंगे और फिर समझेंगे। देखिए एक समाज मूर्त अवधारणा है। मूर्त अवधारणा यानी एक स्थित विस्तृत नहीं है, ज़्यादा मूर्त है। मूर्त का मतलब होता है कुछ ही सीमित होना। और
समाज में क्या है, समाज अमूर्त अवधारणा है, यानी अधिकांश होना। जैसे कि अभी हमने जाना था समाज में कि उसमें भैंस गाय ये जो पशु हैं इनमें भी समाज होता है, तो ये सब इन्वॉल्व होते हैं, तो ये समाज में आ जाते हैं। तो जैसे कि पक्षियों में हो जाएगा एक समाज, जो पक्षी आ जाते हैं, और समाज में सब इन्वॉल्व हो जाते हैं, मानव पशु ये दोनों, ठीक है। एक समाज में केवल एक ही जाति के हो जाते हैं, जैसे कि जीव जंतु, जैसे पक्षी हुआ, चिड़िया हुआ ये। दूसरा देखिए, एक समाज के सामाजिक संबंध विशिष्ट होते हैं। विशिष्ट यानी समाज से कई अधिक जटिल होते हैं, है ना। उनका जो बोल तरीका है, व्यवहार है, वो अलग होगा। और दूसरा देखिए, इसमें समाज के सामाजिक संबंध सामान्य होते हैं, ठीक है। जो एक समाज है इसमें जटिल हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। तीसरा देखिए, एक समाज संकुचित है, और इसमें तीसरा देखिए, क्षेत्र की दृष्टि से समाज विस्तृत है। संकुचित यानी ये सीमित है, और क्षेत्र की दृष्टि से समाज विस्तृत यानी बहुत बड़ा है समाज। 4 अंतर देखिए, एक समाज में व्यक्ति के उत्तरदायित्वों की सीमा होती है। एक समाज में व्यक्ति को, अब देखिए इसमें समाज में व्यक्ति के उत्तरदायित्व असीमित होते हैं। इसमें व्यक्तियों की उत्तरदायी सीमा होती है कि किस व्यक्ति को कितना कार्य करना चाहिए, क्या करना चाहिए, लेकिन इसमें उत्तरदायी असीमित होते हैं। सीमित मतलब व्यक्ति हर किसी के बारे में सोचेगा, ना कि एक किसी के बारे में, ना कि अपनी जाति के बारे में। तो ये हो गया है दोनों में अंतर, एक समाज और समाज में, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, समाज को समझने का बहुजन दृष्टिकोण क्या है। तो आंसर में बहुजन दृष्टिकोण को बहुलतावादी दृष्टिकोण तथा अनेकतावादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। इसके अनुसार समाज का तात्पर्य संबंधों की उस व्यवस्था से है जो एक दूसरे से भिन्न संस्कृतियों, धर्मों, प्रजातियों, भाषाओं और विचारों वाले लोग के द्वारा स्थापित होती है। इसमें संस्कृतियाँ सबकी अलग होंगी, भिन्न भिन्न होंगी, उसमें सभी पाए जाएंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और प्रजातियाँ भी होंगी अलग अलग जाति के, भाषाएं भी अलग होंगी। जैसे हमारे इंडिया में काफ़ी भाषा के लोग रहते हैं, जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र और चेन्नई, तो अलग अलग भाषा हैं, जैसे बिहारी, तो सभी हैं। और विचार सबके अलग अलग होते हैं, एक समान नहीं होते हैं। 6 कंप्लीट, ठीक है। अब देखिए एक और है वैज्ञानिक जो है अगस्त काम्टे। इनके अनुसार समाजशास्त्र का पिता क्यों कहा गया है, मतलब जो अच्छा, इसमें एक बिटवीन क्वेश्चन बन जाता है कि समाजशास्त्र का पिता किसे कहते हैं, तो क्या लिखेंगे, अगस्त काम्टे लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो जाता है छोटा सा, ये एमसीक्यू में हो सकता है। आंसर में समाजशास्त्र के उद्भव और विकास की 5वीं अवस्था अगस्त काम्टे से आरंभ होती है। 5वीं अवस्थाएं में डिवाइडेड है ये समाजशास्त्र, ठीक है। इस क्षेत्र में काम्टे का योगदान सबसे महत्वपूर्ण ये है। अब ये जो ऊपर की लाइन है आपको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से आप लिख सकते हैं, ठीक है, और छोटा हो जाएगा ये यहाँ से। तो काम्टे ने समाजशास्त्र को एक व्यवस्थित वैज्ञानिक का रूप दिया और इसी ने सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का उपयोग किया, इसलिए काम्टे को समाजशास्त्र का पिता कहा गया है। इन्हीं ने सबसे पहले व्यवस्थित किया था किसको, समाज शास्त्र को।
तो इसीलिए इनको पिता कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7वां, जहाँ कहीं जीवन है वही समाज है। ये जो क्वेश्चन है इसको हम बनाकर लिख सकते हैं। मैंने आपको इतना समझा दिया है तो आप बिल्कुल बनाकर इसको लिख सकते हैं। जैसे शुरुआत में लिखा हुआ है, समाज मनुष्यों तक सीमित नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बताया प्राणियों में भी होता है और मनुष्य में भी है। जैसे इनमें पशु पक्षियों कुछ ना कुछ संबंध ऐसे एकता पाई जाती है। ठीक है, इसको हम नहीं करते हैं, इसको आप रीड कर लेना। अब देखिए 9, काम्टे द्वारा प्रतिपादित समाजशास्त्र की 2 शाखाओं का उल्लेख कीजिए। काम्टे कौन? समाजशास्त्र के पिता। इस तरीके से हम रिवाइज करते जाएंगे। ठीक है, तो पहला है आध्यात्मिक अथवा काल्पनिक। काल्पनिक यानी बनाया गया, और वैज्ञानिक या सकारात्मक। तो हमारे अति लघु जो प्रश्न हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब हम जानते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, समाज को परिभाषित कीजिए। तो समाज की बहुत सारी परिभाषा हैं, जो मैंने आपको एक सिंपल परिभाषा बताई है उसके अनुसार, र्यूटर के अनुसार। तो र्यूटर के अनुसार एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, मैं आपको ओरल बता देता हूँ ऐसे ही। समाज एक अमूर्त शब्द है जो एक समूह के दो या दो से अधिक, ठीक है, इतना हो जाए, सदस्यों के बीच स्थित पारंपरिक संबंधों की जटिलता का बोध कराता है। बहुत सिंपल परिभाषा है। तो एक परिभाषा ये भी लिखी हुई है यहाँ पर, ये तो ये कर लें आप, या फिर जो मैंने होता ही वो। अति लघु में तुमने जानी है समाज की परिभाषा क्या है। अब ये है कि इसमें देखिए पूछा गया है ना एडवांस में, ये अमूर्त। तो अमूर्त क्यों कहा जाता है, इसको समझते हैं। ये रहा, समाज अमूर्त है क्योंकि समाज व्यक्तियों का संग्रह नहीं है। यह तो उन व्यक्तियों के बीच स्थापित संबंधों की एक व्यवस्था है। संबंधों की स्थापना जागरूकता के द्वारा होती है। जागरूकता का संबंध मस्तिष्क की चेतना नहीं हो सकता, वह अमूर्त नहीं है, इसलिए समाज अमूर्त है। तो इसमें ये कहा गया है कि ये उन व्यक्तियों के लिए है जो समाज के प्रति जागरूक नहीं है। जागरूक का मतलब उन्हें ये पता नहीं है कि समाज जो है किस प्रकार है, क्या है और किस तरीके से स्थापित किया गया है, इस सब के बारे में पता नहीं है। और वह व्यक्तियों आपस में ही उनमें जटिल संबंध नहीं है। संबंध का मतलब जाति, संस्कृत और भाषा के अनुसार उनमें भेदभाव की भावना स्थापित है। तो इसमें यही कहा गया है कि मस्तिष्क की चेतना नहीं है। मस्तिष्क की चेतना जो हमारी सोच विचार है, जो समाज है, वह मूर्त नहीं है, इसीलिए ये समाज अमूर्त है। तीसरा प्रश्न है, समाज में समानता और असमानता को स्पष्ट कीजिए। तो पहला है समानता की भावना के अभाव में साथ होने की भावना। समानता नहीं है, साथ होने की भावना यानी कि हम साथ चल रहे हैं या साथ हंस बोल रहे हैं, केवल ये नहीं है, बल्कि इसमें शारीरिक और मानसिक मनुष्य की शारीरिक बनावट समान है, अतः उनकी आवश्यकताएं भी समान है। अपनी आवश्यकताओं, ठीक है, इतना ही रखना है, वो आगे का है। तो इसमें यह कहा गया है पहले में कि व्यक्तियों की जो शारीरिक बनावटी है और मानसिक जो स्तर है उसका एक ही जाति के, जैसे कि हाथी, तो हाथी की जो जाति है उसमें जो जाति के लोग पाए जाएंगे उसी हाथी के जैसा शरीर होगा और उसी का वैसी मस्तिष्क होगा, यानी समान रंग रूप ये सब। तो ये हो जाता है समानता। और असमानता जो अलग हो, जैसे मनुष्य और पशु, ये दोनों अलग अलग हैं लेकिन इनमें समाज होता है। देखिए पहला,
जिस प्रकार समाज में समानता आवश्यक है, उसी प्रकार असमानता भी आवश्यक है। असमानता के अभाव में समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती। यदि सभी व्यक्ति समान होते तो उनके संबंध चींटियों और मधुमक्खियों के समान ही सीमित होते। उदाहरण के लिए असमानता इसलिए होनी चाहिए क्योंकि अगर पुरुष ही पुरुष होंगे तो जो है संतानती उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये प्रक्रिया महिलाओं में ही हो सकती है। तो इसलिए असमानता भी आवश्यक है और समानता वे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो ये समान हो गए और असमान। समाज की आधारभूत विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो पहला है, एक समाज कुछ व्यक्तियों का संगठन है। मैंने आपको बताया था जो समाज है वो विस्तृत हो जाता है, जिसमें सभी धर्म जाति के लोग आ जाते हैं, और एक समाज में केवल विशिष्ट जाति के विशिष्ट लोग होते हैं जो एक ही जाति, एक ही धर्म, इन सभी के होते हैं। तो ये क्या है, एक कुछ व्यक्तियों का संगठन है। दूसरा, एक समाज सीमित आकार के होते हैं, सीमित आकार के होते हैं और जो समाज है असीमित होते हैं। तीसरा, एक समाज की अवधारणा का एक भाग है। ठीक है। 4, एक समाज के लोगों के जीवन का ढंग प्राय एक समान होता है। तो उसमें एक ही जाति के लोग होंगे, उनमें एक ही संस्कृति होगी, तो उनका व्यवहार भी कैसा होगा, एक समान होगा। 5, एक समाज के सदस्यों में अपने समाज के प्रति जागरूकता पाई जाती है। जो उनके सदस्यों के लोग हैं, जो उन्हीं के समान हैं, उनमें जागरूकता पाई जाएगी, एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार रहेगा, उनका एकता होगी। 5 वाला, समाज के समूहवादी दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो समाज में जो एक व्यक्ति है, अगर वह अपनी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए, व्यक्तिगत जो उसकी समस्या है उसको पूर्ण करने के लिए मांग करता है, तो उसकी जो मांग है वो पूरी नहीं होगी, क्योंकि वह अकेले के लिए मांग कर रहा है। अगर वह ऐसा करे कि जो उसकी मांग है, ऐसे ही उसकी जो लोग हैं, आसपास के जितने भी लोग हैं, तो उनकी मांगें सेम हो, बराबर हो, समान हो, तो ज़रूर इनकी पूर्ति की जा सकती है समाज में। केवल एक व्यक्तियों के लिए अवेलेबल फैसिलिटी नहीं हो सकती है। तो समूहवादी दृष्टिकोण का यह मानना है कि व्यक्ति की तुलना में समूहित अंतर्क्रियाओं अथवा समूहित जीवन का महत्व अधिक है। यानी व्यक्ति को ना देकर एक समूहिकवादी, अगर एक समूह की जो कोई समूह की कोई फैसिलिटी है उसको पूरा करना है तो मांग हो सकती है, पूरी कर सकते हैं। लेकिन एक व्यक्ति की सोचें कि एक व्यक्ति की जितनी फैसिलिटी है, वहाँ पर जो ज़रूरत की चीज़ें, आवश्यकता हैं, वो हो सकें, तो नहीं हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। और इसमें देखिए कुछ वैज्ञानिक हैं, इनमें जैसे हार्वर्ड, स्पेनर, हेगल और दुर्कीम, इनने अपने विचार दिए हैं, किताब में है ये। 6 देखिए, समाज शास्त्र का उद्भव सबसे पहले किस देश में हुआ। ठीक है, लिखा हुआ है कि क्रांतिकारी समाजशास्त्र तथा नए समाजशास्त्र की उद्भव भी अमेरिका में ही हुआ। सर्वप्रथम एक विषय के रूप में समाजशास्त्र का अध्ययन खेल विश्वविद्यालय अमेरिका में 1876 में प्रारंभ हुआ। अमेरिका में समाजशास्त्र इतना अधिक है, लोकप्रिय है कि यहाँ के लगभग सभी महत्वपूर्ण विद्वान। अगला क्वेश्चन, समाजशास्त्र एक विज्ञान है, समझाइए। तो समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, अर्थात इसमें समाज, सामाजिक घटनाएं, सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक संबंध तथा सामाजिक पहलुओं एवं तथ्यों का अध्ययन
किया जाता है, जिसमें कि जो 9th क्लास में हम पढ़ते आ रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। तो ये क्या है, एक सामाजिक घटना है। घटना से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, प्रेरित होते हैं, तो उसका अध्ययन करना है। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए, समाजशास्त्र और राजनीति में अंतर क्या है? तो ये प्रश्न है, और एक साइड हमने लिखा समाजशास्त्र और दूसरी साइड लिखा राजनीति। सबसे पहला कि समाजशास्त्र एक समान का विज्ञान है, समान विज्ञान है। राजनीति शास्त्र राज्य का विज्ञान है। राजनीति में केवल राज्य के बारे में ही बातचीत होती है और राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। समाजशास्त्र में हमें समाज की ज्ञान प्राप्ति होती है। दूसरा, समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान है, राजनीति विशिष्ट विज्ञान, राजनीति राज्य द्वारा। हाँ, तो इसमें राजनीति का जो विज्ञान है वो प्राप्त होता है जो राज्य के द्वारा होता है, और जो है ना इसमें समाजशास्त्र, इसमें सामान्य विज्ञान है जो हमें आसपास में आसानी से देखने को मिल जाता है। लेकिन राजनीति में इतनी आसानी से हमें देखने को नहीं मिलता है, इसकी हमें काफ़ी जांच करनी होती है, राज्यों में देखना होता है कि किस में यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए तीसरा है समाजशास्त्र के मुख्य रूप समाज से सामाजिक नियंत्रणों को अध्ययन किया जाता है। तो इससे हम समाज में जो क्रियाएं चल रही हैं उन पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। और राजनीति में क्या है, राजनीति यह राज्य द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यानी राज्य में जो क्रियाएं चल रही हैं उसको हम नियंत्रण कर सकते हैं। 4 देखिए, समाजशास्त्र का दृष्टिकोण सामाजिक संबंधों से है। और राजनीति सामाजिक विज्ञान में नवीनतम विज्ञान है, इसमें कुछ ना कुछ नया आता जाता है। ठीक है। 5 देखिए, समाजशास्त्र अतीत व वर्तमान का अध्ययन है, जो पहले जो बीत गया है और जो वर्तमान में स्थिति है उसका अध्ययन हो जाता है। और राजनीति शास्त्र में अतीत व वर्तमान भविष्य का अध्ययन किया जाता है। भविष्य में का अध्ययन इसलिए किया जाता है कि जो राज्य में क्रियाएं हैं वो कुछ गलत क्रियाएं होती हैं, कुछ अच्छी होती हैं, तो आगे चल के वो क्रिया ना हो, तो इसलिए ये सोचा जाता है राजनीति शास्त्र में। तो ये हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है एग्ज़ाम के लिए। तो मैंने आपको बताया है, अगर हम चैप्टर इसका रीड करते तो बहुत बड़े बड़े चैप्टर होते हैं इस सब्जेक्ट के, जो कि आप बोर हो जाते हैं। और एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेस्ट क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बताए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।